सो हेलो हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब बढ़िया मज़े में। आज इस टॉपिक के ऊपर हमको बात करना है, दैट इज़ एसी सर्किट्स। एसी करंट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो भी मैं हल्का फुल्का आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता हूँ। जब हम लोग करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं तो उनको बेसिकली दो क्राइटेरिया के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले टाइप का करंट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो एसी करंट। सेकेंड टाइप का एक और करंट होता है, उसको हम बोलते हैं डीसी करंट। एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस आपको समझ में। डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट की खास बात ये होती है कि अल्टरनेटिंग करंट कैन चेंज इट्स पोलैरिटी। इसकी पोलैरिटी क्या कर सकता है, चेंज करता है। इसका मतलब क्या होगा समझाता हूँ। कैन चेंज इट्स पोलैरिटी, सेकंड कैन नॉट चेंज इट्स पोलैरिटी। अगर इसी बात को समझाना हो तो कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन के अंदर जो चल सकता है उसको बोला जाएगा अल्टरनेटिंग। और वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन के अंदर जो चल सकता है उसको बोला जाएगा डायरेक्ट करंट। का रिप्रेजेंट करने का भी तरीका है। डायरेक्ट करंट को अभी तक हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते चले आ रहे हैं हमेशा से। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी सर्किट तो हम लोगों ने लेकर रखा हुआ है तो उस सर्किट के अंदर समझो लोड लगा दे रहा हूँ कुछ ना कुछ, तो किस टाइप का करंट डाला हुआ है। अगर इस टाइप का करंट डाला हुआ है तो करंट सिर्फ इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ही ट्रैवल करने वाला है और दूसरे डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ऐसा नहीं होता। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या कर सकता है कि ज़रूरत पड़ने पे वो दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है। ऐसे भी ट्रैवल करता है, ऐसे भी ट्रैवल करता है, दोनों तरफ ट्रैवल करता है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कभी कभी डायरेक्ट करंट की जो लाइन है उसको रब कर देता हूँ एक सेकेंड बस। डायरेक्ट करंट का जो लाइन है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसे एक एरो दिखाते हैं कि करंट जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है। अल्टरनेटिंग करंट को डिनोट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे लाइन्स ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट कैसा है, आगे पीछे करते हुए थोड़ा थोड़ा मूव करने वाला है, ठीक है। आगे की तरफ जब ये मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में तो जो इंडक्शन हो रहा है उसको हम लोग ई नॉट बोलते हैं। पीछे के डायरेक्शन में जब ये मूव कर रहा होगा तो इमेजिन करके रखो इसको माइनस ई नॉट बोला जाएगा। यहाँ पे कंड्यूस होने वाला करंट आई नॉट है, यहाँ इंड्यूस होने वाला करंट माइनस आई नॉट है। ये सारी छोटी छोटी बातें। ये नेगेटिव साइन जो होती है, ये नेगेटिव साइन इस केस के अंदर क्या डिराइव करने की कोशिश कर रही है, डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रही है। करंट पल्सेट करते हुए जैसे आगे पीछे चल रहा है तो डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव साइन का इस्तेमाल इस केस में करते हैं। बस इतनी बात हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। इसके पहले हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इंडक्शन के अंदर एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था। अब एसी जनरेटर जब शब्द ही लिखा हुआ है तो क्या ये क्या ही जनरेट करने वाला है, एसी करंट ही जनरेट करने वाला है, ठीक है। तो एसी करंट जो जनरेट कर रहा है वो सर्किट्स के अंदर किस तरीके से काम करता है, एसी करंट किस तरीके से सर्किट के अंदर बिहेव करता है, अलग अलग टाइप के लोड डालने पे कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सारी बातें हम लोगों को समझनी है। बस इसी सर्किट से रिलेटेड इतनी बात हम लोग याद रखनी है कि इसके अंदर इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, जो भी करंट इंड्यूस इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है दैट वाज ई नॉट साइन ओमेगा टी। जिन लोगों ने ये नहीं देखा है उन लोगों को पीछे जाना पड़ेगा और पीछे की तरफ देखना पड़ेगा कैसे होता है। तो साइन का माइनस से नेगेटिव से जीरो से साइनोसाइडल वेव है ना, तो वैल्यू कहाँ से चलेगी, -1 से +1 के बीच में चलेगी। तो ई की जरूरत पड़ने पे ई नॉट हो जाएगी, ई की वैल्यू जरूरत पड़ने पे माइनस ई नॉट हो जाएगी। माइनस ई नॉट और प्लस ई नॉट सिर्फ ये डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंडक्शन जो हो रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब आगे और पीछे किस तरीके से। डायरेक्ट करंट के अंदर तो सिर्फ एक ही फिनोमिना लागू होने वाला है। इसके बाद इंड्यूस होने वाला जो करंट है इसके अंदर, उसको जो करंट अंदर बनने वाला है इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या डेवलप होगा, अंदर करंट डेवलप होगा। दैट कैन बी रिटर्न एज आई नॉट सेम साइन ओमेगा टी। यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखना है, प्लस अल्फा। अल्फा वगैरह क्या कहानी है अभी हम लोगों को सर्किट्स के बारे में पढ़ते हुए समझ में आएगा। तो हम एसी जनरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मैंने अभी भी तुम लोगों को उसके बारे में बताया। मैंने बताया कि इसके अंदर जो इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ दैट विल बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ई नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे आई लिखा होना चाहिए। दो बातें हमको समझ में आई है। अंदर जो ई नॉट साइन ओमेगा टी, अंदर जो करंट बनेगा आई, दैट विल बी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे लिखना है मुझको अल्फा, ठीक है। ये ई और आई जो सिंगल ऐसे से खड़े, ई और आई, ये करंट एंड ईएमएफ की वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर ई नॉट एंड आई नॉट कहीं कहीं लिखा हुआ है, ये पीक वैल्यूज हैं। मतलब उस दौरान पे जो मैक्सिमम वैल्यूज पहुंचेंगी वो क्या होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से करंट कितना बह सकता है, ये वैल्यू हमको कौन बताएगा, ई नॉट और आई नॉट बताने वाला है। ये उस समय का क्या होगा,
पीक वैल्यू होगा। अल्फ़ा जो है ये फेज़ बताता है, अल्फ़ा फेज़ बताता है। फेज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि अगर ई नॉट एक वेव चल रही है और आई नॉट भी उसको सेम कॉपी कर रही है, तो ये दोनों कैसे हैं, फेज़ में। लेकिन ई नॉट एक सर्टन तरीके से इंडक्शन हो रहा है और करंट उसका उल्टा इंडक्शन हो रहा है जब ई कम पे है, आई मैक्सिमम पे, तो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ एंगल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। और वो एंगल का डिफरेंस कैसा है वो हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा इसके अंदर क्या रखना पड़ता है, फेज़ का डिफरेंस रखना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलने वाले हैं, अल्फ़ा बोलने वाले हैं। इस चीज़ को अगर फिर से मैं इसी सर्किट्स के पहले जब मैंने इंडक्शन आप लोगों को बताया था तो वहाँ पे इसी जनरेटर्स के अंदर छोटी मोटी बातें इसके ऊपर की गई थी। पर जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो इंड्यूस होता है ईएमएफ वो मैक्सिमम ईएमएफ के साथ साइन ओमेगा टी के रिलेशनशिप में। ओमेगा टी तो यहाँ पर तुम समझते हो कि क्या है, एंगल है, ठीक है। तो एंगल का ही डिफरेंस हमको क्या बताने वाला है, यहाँ पे फेस बताने वाला है। सीधी भाषा में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर ऐसे प्लॉट करने की कोशिश करेंगे जहाँ एंगल 0, एंगल पाई बाई 2, एंगल पाई और एंगल 3 पाई बाई 2, फिर एंगल 2 पाई। एंगल जैसे जैसा बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे कैसे कैसे करंट प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। एंगुलर फिर से मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ, पीछे जाके जनरेटर्स अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को हल्का फुल्का इसके बारे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बातें इस केस में याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोगों को एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू की बात करनी है। एवरेज वैल्यू की बात समझ लो कि अगर हम लोग एसी करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग एसी करंट की बात करें तो एसी करंट तो कुछ ऐसा चलने वाली चीज़ है जहाँ पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुँचता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई नॉट, और जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुँचता है इसको हम बोल सकते हैं माइनस ई नॉट, ठीक है। ई नॉट और माइनस ई नॉट के बीच में चल रहा है, यहाँ से वेव चालू हो रही है और यहाँ पर आकर के ख़त्म हो रही है। इसके बीच में अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूँगा तो आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 0। उतना ही मैक्सिमम गया उतना ही मिनिमम गया, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू को अगर डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूँ तो दिस विल बी एवरेज ऑफ all voltage or current in 1/2 साइकिल। एक हाफ साइकिल के अंदर ही, आधी साइकिल में ही हम लोग इसका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरी साइकिल में अगर हमने इसका एवरेज निकालने की कोशिश किया तो क्या हो जाएगा, उतना ही तो बढ़ रहा है, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में चले जा रहा है। हर बार उसका आंसर क्या होता रहेगा, 0 ही आना शुरू हो जाएगा। पूरी एसी वेव का अगर तुम लोगों ने निकाल लिया एवरेज निकालने की कोशिश की तो एवरेज की वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमको लास्ट में आंसर मिल जाएगा 0। इसके लिए जब भी हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, उसको फुल साइकिल पे नहीं निकालते हैं, हमेशा किस पे निकालते हैं, हाफ साइकिल के ऊपर ही निकाला जाता है। हम लोगों को सिर्फ इतना एक फैक्टर याद रखना है, वो है 0.637, क्योंकि वैल्यू यहाँ से किधर चल रही है, 0 से लेकर के कहाँ तक चल रही है, सिर्फ पाई तक चल रही है। हम उसको इंटीग्रेट वगैरह करेंगे यहाँ पर पे हमको वैल्यू मिल जाती है 0.637। तो अगर मुझको कभी भी एवरेज वैल्यू निकालनी है, करंट का एवरेज निकालना है, तो मैक्सिमम करंट का 0.637 टाइम्स होगा। मुझको ई निकालना है तो वो, ये सब एवरेज है, ठीक है। करंट का एवरेज, ई का एवरेज अगर मुझको निकालना है तो वो इंडक्शन के मैक्सिमम ईएमएफ इंडक्शन का कितना होगा, 0.637 होगा। दिस इज ऑल अबाउट एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ एसी। एवरेज वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है क्योंकि जब भी हम लोग एप्लीकेशन में डाल रहे हैं, कहीं भी कैलकुलेशन वगैरह करना रहेगा तो वहाँ पे हमको एवरेज वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। हर जगह अगर इंस्टेंस पे चेंज हो रहा है तो एक एवरेज वैल्यू चाहिए हमको पूरे के पूरे एंड तक, जिसको हम लगाकर सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू की कहानी है। नेक्स्ट हमको जिसके बारे में पढ़ना है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब अगर मैं एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ले लूँ और उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एमीटर में, ध्यान देना क्या हुआ है यहाँ पे, या फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया वोल्टमीटर में, तो ये दोनों भी कैसे लेते हैं, एवरेज वैल्यू की हेल्प लेते हैं मेजर करने के लिए करंट को, और इसको, ये वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर इसको मेजर करने, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिर से पिछले चैप्टर जिन लोगों ने पढ़े हैं उन लोगों को आसानी समझ में आ जाएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ करंट सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका बेसिक काम है कि ये करंट मेजर करे। वोल्टमीटर का काम है कि ये सीधे सीधे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला है। ये मेजर करते हैं एवरेज वाले मेथड से, जो मैंने पिछले तुम लोगों को बताया। जब ये एवरेज वाले मेथड से किसी एसी को करंट को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये सीधा आंसर दे देगा 0। सीधा आंसर क्या दे देने वाला है, 0 दे देने वाला है। तो ये मुझको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या हो रही है, गड़बड़ हो रही है। तो मैंने क्या किया है, मैंने रेजिस्टेंस लगाया हुआ है और मैंने उसको एसी सप्लाई दिया हुआ है। एसी सप्लाई का एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, फुल साइकिल पे एवरेज निकालने की कोशिश करोगे, अभी मैंने तुम लोग को बताया कि कितना हो जाएगा, वो डायरेक्टली 0 हो जाने वाला है जा करके। तो हमको कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो डायरेक्शन से, अब इसके अंदर मुसीबत तो यही है ना इसके डायरेक्शन की, ये आगे चलता है पीछे चलता है, आगे चलता है पीछे चलता है, वैल्यू चलती है आई, फिर चलती माइनस आई, फिर आई, ऐसे आगे पीछे करते हुए चलती। तो हमको किसी ऐसे फैक्टर की
या फिर करंट के किसी ऐसे एटीट्यूड की ज़रूरत है जिसको इस पोलैरिटी से, पॉजिटिव और नेगेटिव होने से फ़र्क ना पड़े, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग हीट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हीट की वैल्यू हमको मालूम है आई स्क्वायर आर टी हुआ करती थी, तो अगर आई की वैल्यू यहाँ पे तुमने नेगेटिव भी डाली तो उसकी वजह से सब्स्टिट्यूशन की वजह से वो वैल्यू क्या हो जाने वाली है, वापस से पॉजिटिव हो जाएगी। तो अब इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर हम एसी करंट सप्लाई करने की कोशिश करेंगे और इसी के अंदर क्या सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, डीसी करंट सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हीट की वजह से इसके अंदर जितना रेजिस्टेंस डेवलप होगा उतना ही रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि उतना रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए कितना करंट सप्लाई करना पड़ा। जितना करंट यहाँ पे सप्लाई करना पड़ा है दैट वाज एक्चुअली माई आरएमएस करंट, ये मेरा IRMS बन जाता है। यहाँ पर भी हमको एक फैक्टर याद रखना पड़ता है 0.707। तो जब भी तुमको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी होगी IRMS की तो वहाँ पे 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट कर दोगे और ई के साथ भी वही हाल है, 0.707 टाइम्स ऑफ ई नॉट कर दोगे, तुमको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एक वन शॉट वीडियो है, इस वजह से इसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल के मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आप लोगों को, ये बात आप लोग को याद रखनी है। एक्सप्रेशन के समय आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि 0.707 इज़ एक्चुअली 1/√2, ये बात याद रखो, क्योंकि आगे चल के हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले, जब पावर पढ़ेंगे तो पावर के अंदर इसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाली है। ये है रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में अगर नहीं भी हो रहा आपसे शुरुआत में, अभी तो पेपर के नज़दीक हो बहुत, तो इस वजह से अगर नहीं मुश्किल हो रहा है तो इतना लर्न भी कर लोगे तो भी MCQ और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फेजर्स की। अब यही मैक्सिमम EMF जो इंड्यूस हो रहा है, मैक्सिमम करंट जो इंड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग क्या किसकी तरह कंसिडर करना शुरू कर देंगे, वेक्टर की तरह कंसिडर करना स्टार्ट कर देंगे। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी वेक्टर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मैंने EMF इंड्यूस किया, कुछ ना कुछ x वैल्यू उसकी आई हुई है, तो x को मैं किसकी तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये वेक्टर की वैल्यू कम ज़्यादा होती रहेगी, तो ये वेक्टर की वैल्यू अगर कम ज़्यादा हो रही है तो मुझको लगता है कि ज़्यादा होगी तो ये वेक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, कम होगी तो ये वेक्टर यहाँ पहुँच जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो जैसे जैसे वैल्यूज़ कम ज़्यादा होंगी ये वेक्टर ऊपर नीचे करने वाला है, मतलब रोटेट कर रहा है। ध्यान से समझना कि ये वेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू के साथ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। इसको रोटेट करते हुए मैं बाहर की तरफ लाने की कोशिश करूँ, समझना, इसको रोटेट करते हुए मैं बाहर की तरफ ऐसे तुम्हारी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बन रही है, एक साइनोसाइडल वेव बन रही है। देखो ये रोटेट होते हुए आ रहा है और क्या बन रही है, एक साइनोसाइडल वेव बन रही है। तो ऐसा कोई भी वेक्टर जो रोटेट होना शुरू हो और 3D में उसके साइनोसाइडल वेव बनना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फेजर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और इस फेजर के डायग्राम को क्या बोला जाता है, फेजर डायग्राम बोला जाता है। अगर करंट मैंने पकड़ा हुआ है, करंट में उसको मिल रहा है कितना है, I0, तो I0 का याद रखना है कि y एक्सिस पे प्रोजेक्शन जो होगा वो साइन के हिसाब से होता है और x एक्सिस का प्रोजेक्शन जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, cos ओमेगा t। इसके जगह पे ही अगर मैंने E0 लिया होता तो यहाँ पे मैं लिखता था E0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे उसका प्रोजेक्शन जो पड़ रहा है उसको मैं बोलता था E0 cos ओमेगा टी। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी। सबसे पहले फेजर को याद रखो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वैल्यू के साथ जैसा ही इसके बीच का एंगल जो है कम ज़्यादा होते रहेगा, इसके बीच में एंगल होता है जिसको ओमेगा टी बोल सकते हो कुछ भी अभी फिलहाल के लिए, ये जैसे जैसे एंगल कम ज़्यादा होगा वैसे ये खुलेगा वेक्टर, और जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी वैसे तो वेक्टर की लेंथ बढ़ने वाली है, पर जैसे जैसे एंगल खुलेगा ये क्या होता रहेगा, ओपन होता रहेगा। जैसे जैसे एंगल ओपन हो रहा है इसका, अगर मैं एक 3 डायमेंशनल होता है ऐसा हेलिकल मोशन बनाने वाला है, पर अगर उस हेलिकल मोशन को 2D में प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो किसकी तरह दिखेगा, साइनोसाइडल वेव की तरह दिखाई देगा। तो कोई एक रोटेटिंग वेक्टर जो साइनोसाइडल वेव बनाता है उसको हम क्या बोलने वाले हैं, एक फेजर बोलने वाले हैं। फेजर डायग्राम्स का हमको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसको करने के पहले मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ कि अगर तुमने एक AC सर्किट लिया और इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दी तो इसको रेजिस्टिव सर्किट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर इसी के अंदर तुम लोगों ने कैपेसिटर लगा, कैपेसिटिव सर्किट बोलना स्टार्ट कर देंगे। देखना, तो कैपेसिटिव सर्किट बोलना स्टार्ट कर देंगे। अगर इसके अंदर ही तुम लोगों ने एक इंडक्टर लगा दिया है तो इसको हम लोग इंडक्टिव सर्किट बोलना स्टार्ट कर देंगे। और लास्ट में हम लोग इसके अंदर एक साथ LCR तीनों जोड़ देने वाले हैं, इसको LCR सर्किट बोला जाता है। ठीक है, हर सर्किट का इसका फिर ये पढ़ने वाले हैं, फिर ये पढ़ने वाले हैं, फिर ये पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर के अंदर 4 चीज़ें बहुत कोर में बैठी हुई है। ये 4 चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करें तो 3 से 5 मार्क के लिए बैठेगा। इसका चारों के बारे में आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट, यही है जो एग्जाम के अंदर दिखने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग देखने वाले कि इसके अंदर अगर E0 EMF है तो I0 कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों का एक्सप्रेशन देखेंगे। अगला चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि फेज़ क्या है इसका, 3। ठीक है,
सबके साथ हम लोग यही करने वाले हैं। सबका हम लोग मैक्सिमम इंडक्शन ऑफ ईएमएफ, मैक्सिमम इंडक्शन ऑफ करंट, और उनका जो करंट और ईएमएफ है वो सेम फेज में है, लैगिंग है, लीडिंग है, इसके ऊपर बात होने वाली है। चलो मैं समझाता हूँ धीरे धीरे करके इसका क्या है। तो सबसे पहले टाइप का सर्किट मैंने ऐसा ले लिया जिसके अंदर मैंने एक एसी सप्लाई दिया हुआ है, किसको, रेसिस्टर को। मैं फॉलोइंग बात लिख रहा हूँ यहाँ पे कि V इज इक्वल टू आई आर मेरा फॉर्मूला होता है। V की जगह पे मैं E लिख सकता हूँ, E की जगह लिख सकता हूँ, R लिख सकता हूँ। I की वैल्यू अगर मुझको चाहिए मैं लिख सकता हूँ E अपॉन R। अगर AC जनरेटर से निकला हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि E की वैल्यू क्या होती है, E इज़ बेसिकली ई नॉट साइन ओमेगा टी। मैं यहाँ पे E की जगह पे लिख सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू आई। तो आई को ऐसे ही रहने दो, साइन ओमेगा टी को दूर कर लो, रूल फिलहाल के लिए याद रखो। तो यहाँ पे बचेगा ई नॉट अपॉन आर। तो ये ई नॉट अपॉन आर किसके जैसा दिखता है, वी अपॉन आर के जैसा, ई वी आर। इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, आई हो जानी चाहिए। ई नॉट है इस वजह से क्या बन जाएगा, आई नॉट अपॉन आर बन जाने वाला है। ई नॉट की जगह पे मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई। बस इतनी बात है आप लोगों को इस केस में याद रख। हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा था कि ई की वैल्यू होती है ई नॉट साइन ओमेगा टी। हमने पढ़ा था कि आई की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। इस केस में तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू इस केस में कैसा है, ज़ीरो है। अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि ई एंड आई आर इन फेज, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आई की भी वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे ई की वैल्यू कम होगी वैसे वैसे आई की वैल्यू भी कम होगी। जितना इंडक्शन होगा उतना करंट बढ़ेगा, जितना इंडक्शन कम होगा उतना इंडक्शन करंट भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। लेट या जल्दी कुछ नहीं चलेगा। अगले वाले केस में क्या होने लगेगा कि इंडक्शन होने लगेगा और फिर बाद में करंट शुरू होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा करंट को स्टार्ट होने, उसको लैगिंग करंट बोला जाता है, उसके अंदर लैग हो रहा है। किसी किसी केस में पहले ही थोड़ा सा करंट फ्लो होते रहता है और फिर इंडक्शन शुरू होता है, उसको लीडिंग करंट बोला जाता है। इस केस में ऐसी कोई लैगिंग और लीडिंग कंडीशन नहीं बन रही है। पहला हम लोगों ने देख लिया कि इसके अंदर हमने इतना ईएमएफ डाला तो इतना इसके अंदर क्या डेवलप होएगा, आई डेवलप होएगा। इन दोनों का वेव डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया है, ई वर्सेस आई वाला, कि इसके अंदर कितना करंट डालने से कितना इंडक्शन हो रहा है। ये डायग्राम आप लोगों को याद रखना है। अगला डायरेक्ट इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, जिन लोगों ने कॉपी करना है कर सकते हैं इसको पहले ही। और अगली चीज़ इसके अंदर हमको जो सीखनी है वो है फेज डायग्राम का। फेजर डायग्राम बनाने के लिए बहुत सिंपल है, ये फेजर डायग्राम तुम लोगों ने रख लिया। अगर ई नॉट की एक सर्टन वैल्यू है तो उसको मैं ले लूँगा कि इधर तक ई नॉट की वैल्यू है। आई नॉट और ई नॉट दोनों फेज में है, इस वजह से ये एक दूसरे को ही क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। इधर नीचे इसका क्या बन जाने वाला है, प्रोजेक्शन बन जाने वाला है। आई साइन ओमेगा टी इधर नीचे बन जाएगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये ई का प्रोजेक्शन इधर बन जाएगा, इधर से लेके इधर तक कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा, हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा जो इधर से इधर तक लेंथ रखने वाला है वो बन जाने वाला है ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, नेक्स्ट वाला डायग्राम जैसे ही मैं ड्रॉ करूँगा जिसके अंदर इंडक्टर लगाऊंगा फटाक से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ रेसिस्टर। नाउ इफ AC वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ इंडक्टर, इंडक्टर की हम बात करना शुरू करते हैं। इंडक्टर ऐसा है जो क्या हो जाता है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी दिखती है हमको सेल्फ इंडक्शन वाली। सेल्फ इंडक्शन की प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, दैट विल डिपेंड अपॉन माइनस एल टाइम्स ऑफ di/dt। दिस इज लेंस लॉ, लेंस भैया का लॉ है ये, आप लोगों को हल्का फुल्का याद रहना चाहिए। लेंस लॉ ये बताने की कोशिश करा। अब इसके अंदर से अगर मुझको करंट बहते रहना चाहिए, अगर मुझको चाहिए कि इसमें से करंट बहता रहे, तो जितना मैं इंड्यूस करवा रहा हूँ ईएमएफ उसके उतना ही इक्वल वो भी हो, जितना मैं ईएमएफ डालूंगा वो उसके इंडक्शन के बराबर होगा, तभी अंदर से करंट फ्लो करेगा, नहीं तो इंडक्शन होने वाला नहीं है। तो ये ई नॉट की वैल्यू इसको मैं इधर डाल देता हूँ, ई का वैल्यू मुझको मिल जाएगा एल di/dt। समझो ये वैल्यू की जगह पे ये सब कुछ मैंने क्या कर दिया है, सब्सटीट्यूट कर दिया। मैं di को यहीं रहने देता हूँ, ई को वहाँ ले जाता हूँ, एल उसके डिनोमिनेटर में चले जाएगा, dt उस तरफ खिसक के खड़े हो जाने वाले। डी मैं इसको थोड़ा सुधार सकता हूँ, di कैन बी रिटन एज ई टाइम्स ऑफ एल डी टी। ई की वैल्यू हम लोग बार बार देख रहे हैं, ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइम्स ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई नीचे पास बचा हुआ है एल, मैं डी इंटीग्रेट कर दूँ अगर मैं सारे ई आई को, तो ई नॉट निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, एल निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, साइन ओमेगा टी का विथ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन तुम लोग अगर एक बार कर देते हो तो ई नॉट अपॉन एल आंसर तुमको मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। इंटीग्रेशन है इस वजह से नीचे क्या खड़ा हो जाएगा, आई खड़ा हो जाएगा, माइनस निकल के खड़ा हुआ है बाहर। ये सारे इंटीग्रेशन को तुमने लगा दिए, सारे डी आई तुमने इंटीग्रेट कर दिए, तुमको क्या मिलने वाला है, आई मिलने वाला है। आई की वैल्यू विल बी
ई नॉट अपॉन यहाँ पे एल, ये ओमेगा को मैं साइड में ले लेता हूँ, माइनस कॉस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस को लिखा जा सकता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस लिखा है, माइनस को अगर मैं अप्रिशिएट कर दूँ अंदर तो उसको लिख सकता हूँ मैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, ध्यान देना, विल बी इक्वल टू आई। अब ध्यान देना हमारा फॉर्मूला क्या बोलता था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इससे हमको दो चीज़ें समझ में आ रही हैं, इससे हमको दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमको आई नॉट की वैल्यू दिखाई दे रही है, वो है ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। दूसरा हमको अल्फा की वैल्यू दिखाई दे रही है कंपेयर करने से, दैट इज माइनस पाई बाय 2। ये आई का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, इस केस में आई का वैल्यू ये बन रहा है, तो कंपेयर जब हम करेंगे तो इसको हमको समझ में आता है कि आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा हमने सब जनरेटर के अंदर स्टार्टिंग में देख लिया था। हमको आई नॉट की वैल्यू और अल्फा का वैल्यू दो चीज़ इसके अंदर समझ में आ रहा है। हमको दिख रहा है कि यहाँ पे अल्फा जो है माइनस पाई बाय 2 है, इसका मतलब करंट जो है वो थोड़ा सा 90 डिग्री पीछे से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब हमारा ईएमएफ 0 से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम पे जाएगा। जब हमारा ईएमएफ मैक्सिमम पे जा रहा है तो उस समय हमारा करंट किसके ऊपर है, मिनिमम पे है, और जब हमारा ईएमएफ 0 पे था तो करंट हमारा माइनस में था, ठीक है। तो इससे इसके बीच का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितने का है, पाई बाय 2, इतने एंगल का डिफरेंस है। और ये इससे क्या है, थोड़ा सा करंट उससे कम है, इस वजह से इसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस पाई बाय 2 लिखा जा सकता है। इसको क्या बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है लैगिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे, करंट जो है थोड़ा पीछे से चालू हो रहा है, थोड़ा इसके साथ साथ देखो, करंट पिछले वाले केस में तुम लोग देखोगे तो करंट इसके ये भी चालू हुआ था और करंट भी इसके साथ ही चालू हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ये चालू हुआ, करंट थोड़ा इसके पीछे है, कितना पीछे है, पाई बाय 2 एंगल से पीछे है, इसी एंगल को इसके फेस का डिफरेंस बोला जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी बातें हैं इसके अंदर जो मुझको आप लोगों को बताना पड़ेगा, ध्यान देना। डायग्राम में तो लिखा हुआ है पर फिर भी मैं लिख लिख के बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझको इसका डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस अगर मुझको ड्रॉ भी करना हो तो मुझको इसका वेव फॉर्म ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरा ई है और ये थोड़ा पीछे से चालू होगा तो ये ऐसे चलने वाला है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बार बार बता रहा हूँ कितना है, माइनस पाई बाय 2, लैगिंग करंट है। इस टाइप की कंडीशन को क्या बोला जाएगा, लैगिंग बोला जाएगा, ठीक है। अगली चीज़, फेजर डायग्राम बनाते समय एक बात याद रखनी है कि ई नॉट तो चेंज होने वाला नहीं, ई नॉट जितना तुमने इंडक्शन लगाया था उतना ही है, ठीक है। करंट इससे 90 डिग्रीज कम है, इसका मतलब करंट की वैल्यू यहाँ पर आकर रुकने वाली है, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा आई नॉट का। ये हो गया इन दोनों का फेजर डायग्राम। यहाँ पर जो एंगल इसने बनाया है, इस एंगल को क्या बोला जाता है, ओमेगा टी बोला जाता है। बस इतनी बात आप लोगों को इस फेजर के अंदर याद रखनी है, इतनी बातें आप लोग इसके अंदर याद रख सकते हो, ईजिली हो जाए, ठीक है। समझ में आया फेजर डायग्राम में क्या है, अल्फा के साथ उसका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, अल्फा भी बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, 90 डिग्री का इसके अंदर क्या है, डिफरेंस है, सही है। कोई प्रॉब्लम, देखो वहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, कोई सीन नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस को समझने के लिए अपने को यहीं पे बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिला था, हमको आई नॉट की वैल्यू मिली थी ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ध्यान देना, आई नॉट की वैल्यू मिली थी ई नॉट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है। आई नॉट बेसिकली क्या है, करंट है, ई नॉट बेसिकली क्या है, ईएमएफ है, अपॉन आई एल ओमेगा को हम नहीं समझ पा रहे अभी क्या है, ठीक है। आई के जगह पे मैं आई अगर लिख दूँ दैट विल बी इक्वल टू, ई की जगह पे मैं लिख सकता हूँ वी, अभी नीचे ओम्स लॉ के हिसाब से लिख सकता हूँ आर। ये आर जो है मुझको रेजिस्टेंस की तरह दिखता है जो इसके साथ एनालॉगस है, थोड़ा सा इसके जैसा ही है, ठीक है। अगर इसको मैं ओम्स लॉ से कंपेयर करने की कोशिश करूँ तो मुझको लग रहा है कि एक सर्टन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू किसकी है, एक कितनी है, एल ओमेगा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को हम लोग आर लिखने के बजाय एक्स एल लिखना शुरू कर देते हैं, एंड एक्स एल इज इक्वल टू एल ओमेगा। दिस इज ओपोजिशन, रेजिस्टेंस ही है ये भी, क्या बोला जाएगा इसको, ओपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर। इंडक्टर जो है करंट चलने देने में कितना परेशानी पैदा कर रहा है उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, एल एक्सएल बोलना स्टार्ट कर देते हैं। एक्सएल इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको क्या बोला जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है। फिर से बता रहा हूँ, पीछे ध्यान देना कि ये फॉर्मूला हमने डिराइव करके निकाला था, ये हमने कंपेयर करने के लिए नीचे लगाया है। इसके अंदर हमको क्या मिला, आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर मिली, ई नॉट एल ओमेगा के बराबर मिली। इसको हमने यहाँ पर लिखा, फिर यहाँ पर से लिखा करके हमने इसको यहाँ पे लाया, कंपेयर किया किससे, V इज इक्वल्स टू आई आर, या फिर ओम्स लॉ से कंपेयर किया। आर की वैल्यू एक रेजिस्टेंस के बराबर हो रही है, इस आर को आर लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, एक्स एल लिखते हैं, दैट इज नथिंग बट इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम सिंप्लीफाइड रखेंगे। सेम अगर मैं AC वोल्टेज एक कैपेसिटर को सप्लाई कर दूं तो वहाँ पर क्या होगा, तो मैंने दो बार देखा, मैंने रेजिस्टर को सप्लाई किया
मैंने इंडक्टर को सप्लाई किया, अब मैं किसको सप्लाई करने जा रहा हूँ, कैपेसिटर को सप्लाई करने जा रहा हूँ। तो कैपेसिटर की वैल्यू सी है। सी के लिए हम लोग जानते थे कि V इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन सी हमारा फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन लोगों ने पढ़ा है, उन लोगों को ईजी होगा। क्यू इज इक्वल्स टू V इंटू सी है, सी वी लिख करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छोड़ सकता हूँ। करंट के बारे में जानता हूँ, करंट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। इसी हिसाब से मैं डी टाइम्स ऑफ क्यू सी वी डिवाइडेड बाय डी टी आई की वैल्यू लिख सकता हूँ। सी या फिर इसकी जगह पे डी डी टी ऑफ सी वी लिखने के बजाय मैं सी ई लिख देने वाला हूँ। आई की वैल्यू विल बी, सी तो निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, डी डी टी ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट साइन ओमेगा, सी भी बाहर निकला, ई नॉट भी बाहर निकला, डी डी टी ऑफ किसका, साइन ओमेगा टी। सेकेंड्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी लिख देने वाला हूँ। दैट विल गिव मी आई। आई कैन बी रिटन एज सी ई नॉट डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे मेरे पास ओमेगा फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। दैट विल बी इक्वल टू आई। आई की वैल्यू मुझको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ई नॉट कॉस ओमेगा टी लिखने के बजाय कॉस को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूँ, तो साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा अगर लिख दूंगा तो कॉस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट है वो। तो आई इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं सी ओमेगा को भूल गया हूँ, इसको मैं 1 अपॉन सी ओमेगा लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आई की वैल्यू इज ई नॉट अपॉन 1 बाय सी ओमेगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अब इसको कंपेयर करने की बारी आ गई, इसको हम कंपेयर करेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा से। तो यहाँ पे मुझको समझ में आ रहा है कि आई नॉट की वैल्यू कितनी हो रही है, आई नॉट की वैल्यू मेरी मिल रही है ई नॉट अपॉन 1 बाय सी ओमेगा, और दूसरी अल्फा की वैल्यू मुझको मिल रही है पाई बाय 2। ठीक है, अब इसको यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना अब करंट और इसके अंदर डिफरेंस क्या हो जाने वाला है, उस केस में माइनस पाई बाय 2 था, इसका मतलब करंट थोड़ा पीछे से स्टार्ट हो रहा था। यहाँ पे करंट क्या है, पहले ही थोड़ा सा पॉजिटिव फेज में है, तो जैसे ही हमारा ईएमएफ स्टार्ट होने पर रहता है, ईएमएफ जब हमारा जीरो था उस टाइम पे ही आई नॉट की वैल्यू कुछ ना कुछ रहती है। ठीक है, फिर जब हमारा ई नॉट मैक्सिमम पे पहुंचता है तो हमारा आई नॉट जो है वो किस पे पहुंच जाता है, मिनिमम पे पहुंच जाता है। हमारा करंट जो है वो पॉजिटिवली हमारे ईएमएफ से थोड़ा आगे आगे चल रहा है। इस टाइप के करंट को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, लीडिंग करंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, लीडिंग करंट बोला जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो पिछले केस में हम लोगों ने देखा अभी भी हम वही देखने वाले हैं, इस केस में भी वही हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम लोग फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। फेजर डायग्राम के रूल के हिसाब से मैंने ये लिखा ई नॉट से पिछले वाले केस में, सबसे फर्स्ट वाले केस में इधर ही बैठा हुआ था, आई नॉट सेम थे दोनों इन फेज। अगले वाले केस में हमने नीचे बनाया क्योंकि वो -90 था, इस केस में उससे 90 ज़्यादा है, तो इसके बीच में आई नॉट इस तरीके से ये इसका फेजर डायग्राम बनने वाला है, जिसको ये रिप्रेजेंट यहाँ पे किया हुआ है। बस इतनी बात याद रखने की ज़रूरत है। देखो एक सेकेंड बस, लगता है ये फेजर डायग्राम को यहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, सिर्फ कैपेसिटर ही लगा हुआ है और कोई डिवाइस उसके अंदर उन लोगों ने लगाया नहीं। दूसरा कोई डिवाइस लगा देंगे तो प्योरली कैपेसिटिव नहीं रह जाएगा, कुछ और बन जाएगा। क्या बनने वाला है वही देखने की बारी आ गई है। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर लेते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ चलो याद करके बताने की कोशिश करता हूँ। हमने अभी एक डायग्राम, मतलब उसके अंदर कहानी लिखी। अब ये देखा हम लोग कि आई नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 1 बाय सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ये पीछे हम लोगों ने अभी डिराइव किया हुआ है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर ये आई की वैल्यू मिल रही थी हमको, सॉरी ये आई की वैल्यू मिल रही थी, इसके अंदर हम लोगों ने इसको कंपेयर किया किससे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा से कंपेयर किया, तो आई नॉट का वैल्यू हम लोगों को समझ में आया था, आई नॉट वॉज ई नॉट अपॉन 1 बाय सी ओमेगा। ठीक है, 1 बाय सी ओमेगा। इसको कंपेयर किया जा सकता है v इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर से, तो v की जगह पे तो ई नॉट बैठ रहा है बराबर, आई की जगह पे आई नॉट बैठ रहा है, आर की जगह पे एक वैल्यू आ रही है 1 अपॉन सी ओमेगा, तो आर शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट शुड बी 1 अपॉन सी ओमेगा। तो ये आर की वैल्यू जो कुछ भी है, ये न्यूमरेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू सी ओमेगा, ऊपर चले जाने वाला है। आर को हम क्या लिखना शुरू कर देंगे, एक्स सी लिखना शुरू कर देंगे, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सी को सी ही रहने देंगे, ओमेगा विल बी लिखना है 2 पाई एफ। ये जानते हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुश्किल हो जाने वाला है। वैसे ही एक्स एल इज इक्वल्स टू पिछला वाला इंडक्टिव सर्किट में 2 पाई एफ इंटू एल, ये दो बातें अगर याद रख पाओगे तो हो जाएगा। दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, चले
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग ऐसा एक सर्किट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग तीनों चीज़ें लेकर के आ गए हैं। इसी सर्किट के अंदर हम लोगों ने इंडक्टर भी लगा दिया है, कैपेसिटर भी लगा दिया है, रेजिस्टेंस भी लगा दिया है, तीनों चीज़ें लगा दिया है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें लिख लिख कर अब करूँगा, ध्यान देना क्योंकि जगह बहुत कम है। ये मेरा इंडक्टर है, ये मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा रेजिस्टर है। ये सब कुछ मैंने किसको दिया हुआ है, एक एसी सर्किट पे लगाया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना कि जब रेजिस्टर के अंदर जैसा ई नोड भी उसी डायरेक्शन में था, आई नोड भी उसी डायरेक्शन में, इतनी बात याद रखोगे, मुश्किल नहीं होगी। ई नोड भी उसी डायरेक्शन में, आई नोट भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है, एक इंडक्टर के अंदर ई नोट से अगर मैं ई नोट को ऊपर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आई नोट उससे 90 कम है, आई नोट उससे 90 कम है। ठीक है, और एक कैपेसिटिव सर्किट में ई नोट अगर ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो आई नोट उससे क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर मैं ई नोट को ऐसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ नीचे की तरफ, तो आई नोट क्या हो जाने वाला है, उससे 90 ज़्यादा है, ये उससे 90 कम है। ये छोटी मोटी बातें आप लोगों को याद रखें। हम लोग क्या समझेंगे कि ई नोट लिखने के बजाय हम लोग ई नोट के इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखने के बजाय इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस जो अंदर बन रहा है वो रेजिस्टेंस के हिसाब से एक बारी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर रेजिस्टर के हिसाब से देखने की कोशिश करूँ तो V इज इक्वल्स टू आई आर लिख सकता हूँ, V की जगह पे लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू आई आर, ई इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, यही फॉर्मूला अगर मैं किसके ऊपर लगाने की कोशिश करूँ, कैपेसिटर पे लगाने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस बन जाएगा एक्स सी, आई विल बी इक्वल टू ई। ठीक है, उसके अंदर जो भी इंड्यूस हो रहा है, वैसे ही सेम टू सेम कहानी अगर मैं इंडक्टर पे लगाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स एल। ठीक है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि एक्स एल जो रेजिस्टेंस हमारा इंडक्टर डेवलप करेगा दैट विल बी मोर देन एक्स सी, जो रेजिस्टेंस डेवलप करने वाला है वो ज़्यादा होगा इससे। ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम बताने की कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि इस डायरेक्शन के अंदर रेजिस्टर की बात होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर इंडक्टर की बात होगी, और इस डायरेक्शन के अंदर किसकी बात होगी, कैपेसिटर की बात होगी। कैपेसिटर के हाथों जो कुछ भी रेजिस्टेंस लगने वाला है उसको मैं बोल दे रहा हूँ एक्स सी, इसके हाथ से जो लगने वाला है उसको मैं बोल दूंगा एक्स एल, और यहाँ पे से जो लगने वाला है उसको तो अपन बोल सकते हैं आर। ठीक है, अब इनके ही बीच में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको मैं नाम दे देता हूँ ई नॉट। कितना इंड्यूस हो रहा है, ई नॉट नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोगों ने बोला है कि थोड़ा सा इसको अब मैं टर्म्स में ला रहा हूँ, देखो कैसे। अब इसको मैं एक्स सी, मैंने ये लाइन छोटी बताई क्यों, क्योंकि एक्स सी स्मॉलर देन एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू क्या है, बड़ी है। इन दोनों का रिजल्टेंट बन जाने वाला है एक्सएल माइनस एक्स सी, इन दोनों का रेजिस्टेंस बन जाएगा, रिजल्टेंट बन जाने वाला है एक्स एल माइनस एक्स सी। अब एक्स एल माइनस एक्स सी, यहाँ पे देखो ई एल माइनस ई सी लिखा हुआ है, एक ही बात है, हम लोग उसी टर्म्स के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, उस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि इसके अंदर इंडक्शन ई एल, यहाँ पे इंडक्शन ई सी, और यहाँ पे इंडक्शन को लिख सकता हूँ ई आर, इसको भी मैं ऐसा ई आर लिख सकता हूँ, ई सी लिख सकता हूँ, ई एल लिख सकता हूँ, ये भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर भी होने वाली है नहीं। जो भी इंड्यूस हो रहा है उसको हम समझते चलेंगे। ठीक है, ये कहानी मैंने यहाँ पे क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। उसको यहाँ पे एक ट्रायंगल बनते दिखता है। ठीक है, ये ट्रायंगल नीचे जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, आर को रिप्रेजेंट करता है। इस तरफ भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सएल माइनस एक्स सी को। देखो इधर तक की वैल्यू इसकी यही है, इधर से इधर तक इसका रिजल्टेंट वही आया हुआ है। मैं ट्रायंगल का ये हिस्सा कंसिडर कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, इसी को इम्पीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है, इसी को बोला जाता है इम्पीडेंस ट्रायंगल, एक्सएल माइनस एक्स सी यहाँ पे, और आर की वैल्यू यहाँ पे, इसको हम जेड बोलेंगे, जेड ही वो वैल्यू है जो इम्पीडेंस की वैल्यू है। फिलहाल इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं ई नॉट। यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ई नॉट। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ई एल माइनस ई सी, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है उसको हम बोलने वाले हैं ई आर। बस इतनी बातें हम लोग को समझनी। अब ये वैल्यू, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ के, इसको नाम दे देता हूँ ओ, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यहाँ पे इन लोगों ने ए लिखा हुआ है तो इसको मैं ए, इसको मैं बी लिख दूंगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जगह नहीं है, देखना ध्यान से कि ओ ए विल बी इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल का इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लिखूंगा, ओ के की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी ई आर स्क्वायर, ई आर स्क्वायर मतलब नीचे का, और ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, ये दोनों को रिजल्टेंट ये वैल्यू बनने वाली है। ठीक है, अब ये वैल्यू जो बन गई वो हो जाएगी ई नॉट। ई नॉट कैन बी रिटन एज, अंदर क्या है हमारे पास, ई आर का स्क्वायर माइनस ई एल माइनस ई सी का स्क्वायर। ध्यान देना यहीं से गड़बड़ होना शुरू होती है। अब ई नॉट की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, आई नॉट आर, ई आर की वैल्यू किधर है, ई आर की वैल्यू यहाँ पे, इसको जगह में क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट आर का स्क्वायर माइनस ई एल की जगह पे लिख सकता हूँ आई एक्स एल का स्क्वायर माइनस ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा, सब्सटीट्यूट करके देखूंगा, आई नॉट हर जगह स्क्वायर होकर के बाहर निकल जाएगा, अंदर रूट में मेरे पास बन जाने वाला है आर स्क्वायर माइनस एक्स एल का स्क्वायर माइनस एक्स सी का स्क्वायर, अंदर मेरे पास बच रहा है।
इसी वैल्यू को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, z बोलना स्टार्ट कर देते हैं। z इज इम्पीडेंस, z को क्या बोला जाता है, z को बोला जाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का सिंपल मतलब क्या है, इम्पीडेंस का सिंपल मतलब है कि इन तीनों ने मिलकर के, ध्यान देना, इन तीनों ने मिलकर के कितना रेजिस्टेंस डेवलप किया हुआ है। देखो तो ये रेजिस्टेंस इसका, फिर ये रेजिस्टेंस इसका, फिर ये रेजिस्टेंस इनका, ये पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू को ही हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, z बोलना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज नथिंग बट इम्पीडेंस, ठीक है। अब इसी ट्राइंगल के अंदर ये जो डिफरेंस है इसका, इस डिफरेंस को अगर मैं क्या डिनोट कर लेता हूँ, फाई डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि tan फाई, ध्यान देना बहुत छोटी सी बात है, tan फाई अपोजिट साइड दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज आर। अगर मैं थीटा या फिर फाई चाहता हूँ तो मुझको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स ऑफ ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो फटाफट मुझको इनके बीच का फेस एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसी ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलते हैं। इम्पीडेंस ट्रायंगल कुछ नहीं है, ये डायगोनल जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसी को इम्पीडेंस ट्रायंगल बोलेंगे। इम्पीडेंस क्या है, इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है जो इन तीनों ने मिलकर के ऑफर किया हुआ था, सिंपल, ठीक है। एलसीआर सर्किट आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सबके फेज डायग्राम अगर आप लोग याद रखें और मेरे बताई हुई कंडीशन की ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका रिजल्टेंट वगैरह कैसे ट्रायंगल बन रहा है वो सब आप लोगों को अगर अच्छे से याद रहेगा हो जाएगा। पावर, पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। पावर हम लोग पिछले साल, उसके पिछले साल P इज इक्वल्स टू वी आई से लिखते चले आ रहे हैं। इसकी जगह पे E लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे I लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे E नॉट लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे I नॉट लिख सकता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। E की जगह पे लिख सकता हूँ E नॉट साइन ओमेगा टी, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। I की जगह पे लिख सकता हूँ I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, विल बी इक्वल टू P। P की वैल्यू हो जाने वाली है E नॉट और I नॉट निकल के साइड में खड़े हो गए, अंदर बन गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये मुझको समझ में आ गया पावर, ठीक है। अगर मैं पावर पर यूनिट टाइम ले लूँ तो मुझको एवरेज पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर इसको क्या बोलना शुरू कर देते हम लोग, इंस्टेंटेनियस पावर। एक सर्टन टाइम पे पावर कितनी पड़ रही है वो मुझको मिलना क्या कर देगी, स्टार्ट कर देगी। और मुझको ये पावर को टाइम के हिसाब से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t फॉर p, वो भी इंटीग्रेशन नीचे भी काम करेगा, फ्रॉम 0 टू t फॉर t। ये सारे वैल्यूज़ को जब मैं सब्सटीट्यूट करूँगा, p की जगह पर मैं लिखूँगा आई नॉट ई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाई टी। ये सब काटने छाटने के बाद मुझको लास्ट में आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू ई नॉट डिवाइडेड बाई √2 की वैल्यू मिलती है, दैट इज पी एवरेज। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है अपैरेंट पावर। इसे क्या बोला जाएगा, अपैरेंट पावर। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम स्ट्रेस डालो सिस्टम के ऊपर, कम से कम स्पेस के अंदर सब कुछ लर्न करने की कोशिश करो। ये लंबी कहानी है, थोड़ा सा इसको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ के फिर उसके अंदर डालोगे तो हो जाएगा। इसी को क्या बोला जाता है, इसकी रूट्स मीन स्क्वायर वैल्यू थी, इस वजह से इसको बोला जाता है ERMS मल्टीप्लाइड बाय IRMS। ये तुम्हारा अपैरेंट पावर का फॉर्मूला बन गया। और ये फार्मूला किसके ऊपर काम कर रहा है, जब तुमने क्या लगा के रखा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है, ठीक है। अब हम रेजिस्टेंस की जगह पे क्या लगाएंगे, इंडक्टेंस लगाएंगे। रजिस्टर हटा करके उसकी जगह पे इंडक्टर चिपकाने की कोशिश करेंगे। तो इंडक्टर के साथ क्या इशू होता था, तो इंस्टेंटेनियस पावर की कहानी फिर से वही है, बहुत सिंपल है ये पूरे कॉन्सेप्ट। V की जगह पे E लिखा जाएगा, E की जगह पे I लिखा जाएगा, इसके जगह पे लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह पे लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी। ध्यान देना, साइन ओमेगा टी माइनस π/2, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे कुछ, माइनस π/2 लिखना पड़ेगा हम लोगों को। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने क्या लगा रखा है, इंडक्टर लगा रखा है। इंडक्टर के अंदर फेस की वैल्यू होती है, वो भी होती है -π/2, तो वो -π/2 मुझको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। इन दोनों को यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, रख देने वाला हूँ, ठीक है। अब ये साइन ओमेगा टी को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कॉस ओमेगा टी कर दिया है यहाँ पे, ध्यान देना आई नॉट। तो इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, चलो यहाँ पे मैं लिखूंगा ई नॉट आई नॉट, यहाँ पे मैं साइन ओमेगा टी ये वाला, इसको मैं क्या कर लूँगा, कॉस ओमेगा टी कर लूँगा ये करते हुए, लेकिन इसकी नेगेटिविटी की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को इंटीग्रेट जब करोगे फ्रॉम 0 टू t, आंसर सीधा सीधा छोड़ देने वाला है 0, ठीक है। ट्राई करके देखो इंटीग्रेशन, जिन लोगों को नहीं जमता। तो इस केस में, इंडक्टर केस में जो एवरेज वैल्यू, एवरेज पावर सिस्टम सप्लाई करता है, उसको कितनी पावर मिलती है, हमको 0 मिलती है। ध्यान देना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन अगर लगाओगे, नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन, 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स निकालना पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखो इस केस में ऐसा होने वाला है। इसको सिंपल है बहुत लर्न करना है, इसके लिए तुम लोग बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पावर की बात कर लेते हैं। सेम कैपेसिटर मैंने लगा दिया, E की वैल्यू कितनी हो जाने वाली, फिर से P इज इक्वल्स टू वी आई, P की जगह पे P ही रहेगा, V की जगह पे E लगने वाला है, E की जगह पे I लगने वाला है। इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ E नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिख सकता हूँ I नॉट साइन ओमेगा टी, ध्यान देना, प्लस π/2, प्लस π/2 को हटाने के लिए हम लिखेंगे कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा
टी, यहाँ पे बैठेगा ई नॉट, यहाँ पे बैठेगा आई नॉट, पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि दोनों के बीच में प्लस साइन है। इसको जब तुम इंटीग्रेट करोगे फिर से 0 से लेकर टी टाइम के बीच में इंस्टेंटेनियस टाइम निकालने के लिए पी को, फिर से वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 0। इसका मतलब एवरेज पावर जो तुमको इस केस में मिल रही है वो फिर से कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। फिर से इस केस में कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट इसके बाद जो है वो इंटरेस्टिंग है। पिछला और ये वाला दोनों केस में क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। लास्ट वाला डेरिवेशन और ये वाले डेरिवेशन में सिर्फ कितना फर्क है, एक माइनस का फर्क है। 0 माइनस और पॉजिटिव को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एवरेज पावर सप्लाइड बाय अ सर्किट हैविंग अ कैपेसिटर इज ऑल्सो 0, याद रखो। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो एवरेज पावर इन एन LCR सर्किट। LCR सर्किट के साथ थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। फिर से इसके अंदर आई की वैल्यू जो हो जाती है, कहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, वहीं लेकर के चल रहे हैं। तो P इज इक्वल्स टू वी आई जाने वाला है। P की वैल्यू कितनी वैसी ही रहेगी, V की जगह पे आई लिखेंगे, इसके जगह पे आई लिख जाने वाला है। इसके जगह पे लिखा जा सकता है E नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे लिखा जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। गड़बड़ हुआ कुछ, तो गड़बड़ हुआ, ध्यान देना। इन लोगों की वैल्यू ध्यान देते रहना 2 मिनट के लिए, ठीक है। मैं कुछ बताता हूँ, पहले वो देख लो। इन लोगों की वैल्यू जब जब कम ज़्यादा होते जाती है तो इसके बीच में ये तीनों के मिला हुआ मिली भगत जो है इन तीनों की, इसका रेजिस्टेंस इन सब का, ये एक एंगल प्रोड्यूस करता है इसके बीच में फाई। ये फाई की वैल्यू जो है कम ज़्यादा होते रहती है, जो इसके फेज़ को कम ज़्यादा करते रहता है। इन फेज़ और आउट फेज़ होते रहते हैं। इस वजह से जब इस केस में तुम आई को सब्स्टिट्यूट करोगे तुमको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला इसके अंदर लग जाने वाला है, जो फॉर्मूले एक्सपांड होकर के तुमको ये वैल्यू दे देंगे। ये वैल्यू को तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट वगैरह करके तुमको लास्ट में याद रखना है कि फिर से इसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या बन जाने वाली, ये RMS इंटू IRMS, जो फर्स्ट वाली कंडीशन बनी थी। और एक छोटी सी चीज़ इसके साथ रह जाती है, वो है cos फाई। छोटी सी चीज़ इसके अंदर से बच जाती है। ये पावर जो अब तुमको मिली है, इस पावर को तुम क्या बोलना शुरू कर देते हो, ट्रू पावर बोलना स्टार्ट कर देते हो। जब तीनों तुमने लगा रखा है तो इससे जो पावर तुमको मिलती है, ये एवरेज पावर जो तुमको इस केस में मिल रही है, इंटीग्रेशन तुमको संभालना है, ठीक है, क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम है नहीं। इंटीग्रेशन है, सारा का सारा इंटीग्रेशन आप लोगों को समझना है, ठीक है। प्रोसेस है, मैथ्स अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे, मैंने सब बता दिया, साइन सी प्लस साइन डी वगैरह कैसे काम करता है, कौन से फॉर्मूला वगैरह लगाने हैं। इस पावर को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग, ट्रू पावर बोलना शुरू कर देते हैं। और एक कॉस फाई जो इसके अंदर एक्स्ट्रा आके बैठ गया है, ये जो कॉस फाई, इसको हम लोग क्या बोलना शुरू कर देते हैं, इसको बोलना शुरू कर देते हैं पावर फैक्टर। इसको बोलना शुरू कर देते हैं पावर फैक्टर। अब अगली बात जो होने वाली है वो इसी के ऊपर होने वाली है कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर के दो फॉर्मूले, सबसे पहली बात तो पावर फैक्टर जो है कॉस फाई, वो होता है ट्रू वैल्यू अपॉन अपैरेंट वैल्यू, अपॉन अपैरेंट वैल्यू, ठीक है। पर ये फॉर्मूले का कम इस्तेमाल करते हुए हम लोग रेजिस्टेंस अपॉन इम्पिडेंस वाला फॉर्मूला ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोग याद रखना है, रेजिस्टेंस की जगह पे R रहेगा, डिवीजन के अंदर यहाँ पे हो जाने वाला है R², या फिर इसको मैं, ठीक है, वैसे ही लिख लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ R² माइनस XL माइनस XC। कभी ऐसा समय आ गया कि XL और XC जो है एक दूसरे के बराबर हो गए, जैसा मैंने पिछले वाला केस जो है उसके अंदर आप लोगों को हल्का फुल्का को फिर से दिलाने की कोशिश करता हूँ याद। कहाँ गया LCR सर्किट। इस केस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया, देखो XL इज ग्रेटर देन, जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस दे रहा है, जो भी अंदर परेशानी पैदा कर रहा है करंट फ्लो होने में, वो ज़्यादा है देन द कैपेसिटर। कभी ऐसी कंडीशन बन जाए जिसके अंदर XL बिकम्स इक्वल्स टू XC, तो उस केस में पावर फैक्टर को देखना क्या हो जाने वाला है, तो cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू को ध्यान देना कि क्या हो जा रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा R डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब यहाँ तो सिर्फ R² बचेगा, माइनस ये दोनों सेम हो गए, एक दूसरे को काट देंगे, स्क्वायर रूट को काट देगा, R की वैल्यू R के बराबर बन जाएगी cos फाई। तो मुझको लगता है फाई मुझको अगर चाहिए समझना है तो मैं लिख सकता हूँ cos इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू हो जाती है 0 डिग्री। जब दोनों के बीच का एंगल ही नहीं रह जाएगा तो 0 डिग्री। सीधी भाषा में ये रेजिस्टेंस लगा रहा है R, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस लगा रहा था XL, नीचे की तरफ लगा रहा था XC, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, बराबर रेजिस्टेंस लगा, तो सारा का सारा रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में चलेगा, इस डायरेक्शन में। एंगल कितना बना देखो, 0 डिग्री। फेजर डायग्राम ऑफ LCR अगर याद रखोगे तो हो जाएगा, समझते हैं। चले नेक्स्ट LC ऑसिलेशन, महान कॉन्सेप्ट है, देखो ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैपेसिटर लगा लो, कैपेसिटर चार्ज कर दो, कैपेसिटर को चार्ज कर दो, इंडक्टर लगा दो, ठीक है, हाफ QC² हाफ LI² Q0²। ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कैपेसिटर के अंदर बैठी है, पोटेंशियल एनर्जी है जो इंडक्टर के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं, याद रख पाओ तो याद रख लो, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज कर रखा है, चार्ज करोगे इसके अंदर से क्या होना शुरू होगा, करंट शुरू होगा, फ्लो होना, करंट फ्लो शुरू होएगा, इसके अंदर क्या होने लगे, इसके अंदर होने लगे इंडक्शन, इंडक्टर है ना,
क्या इसके अंदर से करंट फ्लो होगा, खुद ही इंड्यूस होना शुरू होगा। इंड्यूस होने लगेगा तो ये क्या करेगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ये करंट की वजह से कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर जब चार्ज हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करंट छोड़ना स्टार्ट करेगा। करंट छोड़ेगा, फिर से इसके अंदर क्या होने लगेगा, इंडक्शन होने लगेगा। उस तरफ लगा हुआ है एक एल, इस तरफ एक लगा है सी, दोनों लोग खेलते बैठे हैं, इसी को बोला जाता है एल सी ऑसिलेशन। बस मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो, उसके बाद थ्योरी को जाकर के अंदर पढ़ने की भी कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग उसके अंदर एफर्ट ही नहीं लोगे, एफर्ट तो तुम लोग थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा। पर फिलहाल इसके अंदर इतना याद रखो, कैपेसिटर के चार्ज की वजह से इंडक्शन इंड्यूस होएगा, इंडक्टर इंड्यूस होगा, इंडक्टर इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फिर चार्ज होगा, फिर से करंट फ्लो कुछ ना कुछ देगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिर से करंट देगा, उसकी वजह से फिर से इंडक्टर इंड्यूस होगा। ये लोग यही खेलते बैठे हुए हैं सारा टाइम। देखो इंडक्टर कैपेसिटर फुल चार्ज है, कैपेसिटर ने करंट छोड़ा, इंड्यूस होना शुरू हुआ, ये इंड्यूस हुआ, कैपेसिटर हो गया पूरी तरीके से डिस्चार्ज, ये हो गया पूरी तरीके से इंड्यूस, इंड्यूस हुआ, इसने फिर से रिवर्स करंट छोड़ा, फिर से हमारा क्या होने लगा, ये चार्ज होना शुरू हो गया, फिर ये इसका इंडक्शन कम होने लगा और ये चार्ज होते चले जा रहा है। ऑसिलेशन मज़ेदार है ना। इसको इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस बोला जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस को समझने के लिए रेडियो को समझो। रेडियो एक ऐसा मशीन है जो एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे अपने आप को सेट कर सकता है। उसके अंदर से जो बहती हुई कोई भी चीज़ है, करंट हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई भी चीज़ हो, वो क्या कर लेती है, अपने आप को एक सर्टन फ्रीक्वेंसी पे क्या कर सकती है, लॉक कर सकती है। एलसीआर सर्किट जो होते हैं हमारे, वो एलसीआर सर्किट्स के अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो होने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब वो एलसीआर सर्किट जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उनके अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि उनके अंदर जो रेजिस्टेंस वो लोग अप्लाई कर रहे थे, वो रेजिस्टेंस जो था दैट वाज आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट में था ये सब कुछ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था, एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर मिल रहा था। अगर ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, एक्सएल की जगह पे हम लिख लेंगे एल ओमेगा, यहाँ पे लिख देंगे एल ओमेगा, यहाँ पे लिख देंगे 1/c ओमेगा, ठीक है, 1/c ओमेगा, और इसको कर देंगे स्क्वायर, दैट विल बी प्लस आर का। तो ये हो जाएगा उसके अंदर लगने वाला इम्पिडेंस वैल्यू, ठीक है। ये इम्पिडेंस वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा की जा सकती है। अगर हम इम्पिडेंट रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को बहुत ज़्यादा कम करें तो इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज आता है। फिलहाल के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उनको इक्वल कर लेंगे। मतलब एल ओमेगा विल बी इक्वल टू 1/c ओमेगा, ऑब्वियस है ना। देखो तो L इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एफ विल बी इक्वल टू 1/c टाइम्स ऑफ 2 पाई इंटू एफ। सब कुछ एक तरफ कर लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा f का स्क्वायर, f को ले गया सिर्फ मैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे L C 2 पाई मिल गए, तो यहाँ पे 2 पाई का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। तो f अगर मुझको चाहिए होगा तो मैं लिख सकता हूँ 1/√LC, 2 पाई का स्क्वायर जो है निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा, इंटू 2 पाई। तो इसको मैं थोड़ा सुधार लेता हूँ, विल बी रिटन एज 1/2 पाई √L इंटू सी। तो L और C की वैल्यू, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू, दोनों को अगर हम लोग कम ज़्यादा करना शुरू करें तो उन लोगों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमारी फ्रीक्वेंसी को क्या करने लगेगा, एक सर्टन वैल्यू पे कम ज़्यादा कर सकता है। इस तरीके से हम लोग AC सर्किट के अंदर चलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीरीज रेजोनेंट सर्किट बोला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या किया गया है, इसके अंदर एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर को कैसे लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है। अगर इनको तुम पैरेलल में भी लगा दोगे तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। लास्ट में देखो फ्रीक्वेंसी तुमको 1/ वही मिलने वाली, 1/2 पाई √L/C। इस केस में भी जो करंट दोनों को मिल रहा है वो करंट कैसा रहने वाला, सेम रहने वाला। तो I विल बी इक्वल टू करंट टू द कैपेसिटर एंड करंट टू द इंडक्टर, जो वैल्यू हमको यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। ये करंट की वैल्यू, तो I तो हम लोग जानते हैं I इज इक्वल्स टू E/R होता है। तो R की जगह पे R, इंडक्टर के वजह से R जो डेवलप होएगा उसको मैं लिखूंगा XL और XC की और XL की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हो, देख के इसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना इसके अंदर ज़्यादा, ठीक है। नहीं भी हो रहा उसके पिछले के सारे पार्ट अगर आप कर लेते हो, यहाँ तक आते आते थकने लगते हो तो भी ठीक है, थोड़ा सा लेसर इंपॉर्टेंस है बाकी सबके मुकाबले। लास्ट में चोक कॉइल है, ठीक है। तो एक चोक कॉइल इज इंडक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इंड्यूस होने वाला है। यूज टू रिड्यूस AC, जब AC करंट को रेजिस्टर से हम लोग पास करने की कोशिश करते हैं तो क्या होने लगता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग होना शुरू हो जाती है। पर इंडक्टर एक ऐसी जादुई चीज़ है जो क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस हो जाता है। सबसे पहले सेल्फ इंड्यूस हो जाने के बाद अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, EMF इंड्यूस करता है। EMF इंड्यूस करके खुद अंदर ही करंट बहना शुरू होगा। अंदर ही जब करंट बहना शुरू होएगा तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे। वो मैग्नेटिक फील्ड जिस वजह से इंडक्शन हो रहा था उसी को क्या करना शुरू कर देती है, अपोज करना स्टार्ट कर दी थी। अपोज करना स्टार्ट कर दी थी, इसका मतलब क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्टर करने का, रेजिस्टर जो है वो रेजिस्ट करने का एक डिफरेंट टेक्निक यूज़ करता है जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा। पर इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन वाली टेक्निक यूज़ करता है और क्या करता है, अपने आप को इंड्यूस कर लेता है और खुद ही करंट को रिड्यूस करने लगता है, अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स इंडक्शन। जिस वजह से वो इंड्यूस हुआ था उसी को क्या करना शुरू कर देता है,
अपोज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक तरीके का अपोजिशन लगा ही रहा है। जहाँ हमको अपोजिशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर हम किसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं, चोक कॉइल का इस्तेमाल करना देते हैं। अ चोक कॉइल इज एन इंडक्टर यूज टू रिड्यूस AC पासिंग थ्रू अ सर्किट विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो एनर्जी का क्या होता रहता है, लॉस होते रहता है। जब रेजिस्टर लगाया है तुमने पिक्चर में, तो रेजिस्टर क्या कर रहा है कि हीट प्रोड्यूस कर दे रहा है। हीट प्रोड्यूस मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ अ थिक इंसुलेटेड कॉपर वायर एंड क्लोज्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ओवर अ सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड चोक कॉइल्स ऑफर लार्ज रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द करंट पासिंग थ्रू द AC सर्किट। देयर विल बी लॉस, नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट वेव। अ चोक कॉइल हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग दिस इफेक्ट। तो बिना हीट का नुकसान किए एक चोक कॉइल जो है आराम से रेजिस्टर की तरह बिहेव कर सकता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड अपोजिशन टू इट्स कॉज। बार बार अपना जिस रीजन से इंडक्शन हो रहा है उसी को वो क्या करते रहता है, अपोज करते रहता है। सो यही है सब कुछ AC सर्किट के अंदर। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, पर इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से डीप में पढ़ना है फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। आज के लिए इतनी बातें काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन।